स्वागत है बच्चों आपका डे 29 में। हमारा जो इनिशिएटिव है सिविल समागम का 71 क्वेश्चन फॉर 71 मेंस, इसके डे 21 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में भी और हमारे दिमाग में भी, जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं जो वॉर अनफोल्ड हो रहा है ग्लोबली, और खास करके उसका क्राइसिस इंडिया पे क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे एक्सटर्नल नेबरहुड जिसको हम लोग वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इससे हमारे ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी को क्या इसके का इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको दिख सकता है क्वेश्चन। तो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडिल ईस्ट हैव हाइलाइटेड द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। खास करके हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है, इसको एक बहुत ही बड़ा खतरा वल्नरेबिलिटी इसमें आ गया है। इसको हम लोग देखेंगे एंड डिस्कस हाउ जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट इम्पैक्ट इंडियाज एनर्जी सप्लाई एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। खास करके दिखाना है कैसे हमारा जो एनर्जी सप्लाई है, चाहे वो क्रूड ऑयल का हो, नेचुरल गैस का हो, पेट्रोल प्रोडक्ट्स का हो, इस चीज को, और खास करके हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब हमारी जो आर्थिक जो स्थिरता है, इकोनॉमी का जो स्टेबिलिटी, उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको देखेंगे हम लोग। और फिर हम लोग कुछ मेजर्स दिखाएंगे, सजेस्ट मेजर्स, कैसे हम लोग इस चीज जो वल्नरेबिलिटी है, जो समस्या है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली आज का जो इशू है, इशू ये है कि जो अभी वॉर्स चल रहे हैं ग्लोबली, और खास करके मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, और वो भी खास करके इस पर्सपेक्टिव में एनर्जी सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो क्या असर पड़ेगा, और जो असर पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए मेजर्स क्या क्या है, इस पे हम लोग को काम करना है। ये हम लोग देखेंगे आज की क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का आंसर। चलिए, तो जो स्टार्ट करते हैं हमारा जो मिडिल ईस्ट है उससे। द मिडिल ईस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड्स एनर्जी हब। मिडिल ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दुनिया का एनर्जी हब, ग्लोबल एनर्जी हब। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा मिडिल ईस्ट है वो लगभग नियरली 50% ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स और सप्लाई को ये केटर करता है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ग्लोबली ये पूरे पूरे एनर्जी का ये हब है। और जो कि इंडिया बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर of the world is largely dependent on it for its energy needs। इंडिया इस पे बहुत बड़े स्केल पे डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। और जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट्स हैं, रिसेंट कन्फ्लिक्ट्स इन Middle East, especially bombings by Iran and blockage of Strait of Hormuz, has led to an energy crisis ग्लोबली एंड इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कैसे हम इस चीज को देख रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग एक डेटा को भी दिखा देंगे
जो हमारा 3D का फॉर्मूला है, डेफिनेशन, डेटा और डायग्राम। तो डेफिनेशन में हम लोग दिखा दिया कि रिसेंट कंटेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने इसको दिखा दिया। डेटा हमारे पास है कि लगभग 50% का सप्लाई यहाँ से है, और इंडिया जो है, इंडिया लगभग 85% जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें कि 50% इसी इलाके से आता है। ठीक है, और डायग्राम हमारे पास क्या है, हमें मैप बना देंगे इंडिया का, और दिखा देंगे कैसे जो हमारा जो मिडिल ईस्ट है, ये जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये कैसे इसके ब्लॉकेज से हमारे पास एक एनर्जी क्राइसिस जो है वो हो गया है। ठीक है, इंडिया, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, और ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। तो हम इस चीज से दिखा देंगे कि किस तरह से हम लोग, हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो 3 डायमेंशनल हो गया। अब आते हैं इसके मेन बॉडी पे, अब आते हैं मेन बॉडी पे। तो इम्पैक्ट इसका एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट क्राइसिस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। देखते हैं कि इसका एनर्जी सिक्योरिटी पे हमारा क्या क्राइसिस होगा। सबसे पहले डिसरप्शन ऑफ ऑयल सप्लाई रूट्स, खास करके जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बब अल मंदेब स्ट्रेट है, ये सब डिस्टर्ब है, इसीलिए हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो काफी कम होने की संभावना है, और इस चलते हमारा जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ने की संभावना है। ऑयल प्राइसेस अगर हम लोग अल्टरनेट जगह से मंगाते हैं तो डिस्टेंस ज्यादा है, वेनेजुएला से, रसिया से, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है और हमें ऑयल प्राइसेस नजदीक में बढ़ने की काफी संभावना है। तो इससे हमारा क्या होगा कि वोलेटिलिटी इन ऑयल प्राइसेस, it will lead to volatility in oil prices। उसके बाद ये बहुत, उसके बाद हमारा जो एलपीजी इंडस्ट्री है, एलपीजी इंडस्ट्री विल सी सप्लाई शॉक्स, जो कि हम लोग देख रहे हैं अभी कई सारे सिटीज में, जो मेट्रो सिटीज है वहां पे जो कमर्शियल सिलेंडर्स है उनकी सप्लाई लगभग नील हो चुकी है, कई सारे रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज हो चुके हैं, डोमेस्टिक सप्लाई जो है सिलेंडर का वो काफी कम हो गया है, सप्लाई शॉक हो गया है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे किचन पे, हमारे इकोनॉमी पे, हमारे पूरे के पूरे जो हमारा रेस्टोरेंट का चेन है, इकोसिस्टम, उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है मोर देन 3/4 का अपना एनर्जी जो है वो बाहर से सप्लाई होता है, तो कंप्लीट एक सप्लाई चेन को शॉक लगा है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट जो है कि इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव इन्फ्लेशनरी, हम लोग को दिख सकता है बाजार में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, प्राइसेस काफी बढ़ जाएगी, ऑयल के, गैसेस के, सिलेंडर्स के, तो प्राइसेस काफी बढ़ जाएगा, फूड का। हमारा जो सीएडी है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये काफी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो ऑयल मंगाएंगे अल्टरनेट ऑयल, वो हमें कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली सप्लाई चेन शॉक है, प्लस हमारे जो अल्टरनेटिव हमारे पास वेनेजुएला है उससे मंगा सकते हैं, रसिया से ऑयल मंगा सकते हैं, तो वो हमारे लिए काफी कॉस्टली पड़ने वाला, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी बढ़ जाएगा। ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि हमारा शेयर मार्केट भी काफी गिर रहा है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हमारे पास अभी करेंट ये थोड़ा समस्या काफी हमारे पास बड़ा है। अब आते हैं अपने
क्वेश्चन के अगले पार्ट में जो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम लोग इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, कैसे हम लोग इस चीज को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है कि अल्टरनेट जो सोर्सेस एनर्जी है, सप्लाई, खास करके हमारे पास वेनेजुएला, रशिया या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां से भी हम लोग इस चीज को सप्लाई जो है वो ले सकते हैं। दूसरा, हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, 3 जगह इंडिया में है, विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पदूर। यहाँ पे लगभग 25 दिन का क्रूड ऑयल और 25 दिन का पेट्रोल डीजल हमारे पास, मतलब टोटल 50 दिन का हमारे पास स्टॉक है। हम लोग इसको भी वर्स्ट केस सिनारियो में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लोली ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, और खास करके जो नॉन फॉसिल बेस्ड हमारे पास एनर्जी है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी हो गया, इस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं इस सप्लाई चेन शॉक से काफी हमें हेल्प कर सकता है। अपना एनर्जी डिप्लोमेसी को हम लोग स्ट्रेंथन करके ग्लोबल मार्केट से बार्गेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ सेक्शन लगे हैं, हम लोग वहां से भी यूएस सेक्शन को बाईपास करके ऑयल और जो गैस है उसको परचेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एनर्जी डिप्लोमेसी के हेल्प से। और खुद का जो हमारा डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस हमारा जो एनर्जी का जो एफिशिएंसी है, एनर्जी को मतलब बचा करके उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब मेजर्स हम लोग अभी फिलहाल इसको ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक कंक्लूजन ये है कि इसने जो हमारा जो एनर्जी क्राइसिस हुआ ड्यू टू recent crisis in Middle East, it has exposed our vulnerability कि भारत वेस्ट एशिया के क्राइसिस के बाद कितना वल्नरेबल है। एक छोटा सा क्राइसिस हुआ, एक स्टेट को बंद कर दिया गया, तो भारत में कितना वल्नरेबिलिटी हो गया। लोग अभी भी सड़क पर लाइन लगा करके ऑयल खरीद रहे हैं, गैस परचेज कर रहे हैं, कितना वल्नरेबल है हमारा एनर्जी सिस्टम। तो किस तरह से हमें इस चीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, खास करके लॉन्ग टर्म में हम लोग को अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन फॉसिल बेस्ड में हो गया, आपको रिन्यूएबल, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, इस सब पे काम करके हम लोग को ट्राई करना है किसी तरह से कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना, और खास करके सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी को सिस्टम हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम इस तरह के जो हमारे सप्लाई शॉक्स है, ग्लोबल जो वॉर्स होती हैं, वल्नरेबिलिटी होता है, सप्लाई चेन शॉक्स या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को हम लोग बाईपास कर सकते हैं। तो हम लोग को इस लाइंस पे क्वेश्चन को कंक्लूड करना है कि इस तरह की अगर दिक्कत हो तो हम लोग को खुद ही सेल्फ रिलायंस होकर के हम लोग को इस चीज से बच सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। धन्यवाद।